हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक नैन मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बेस्ड जो एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं। आज हम उसमें जो चैप्टर 10 माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगी, और या फिर बोल सकते हो पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसके अंदर हम फर्स्ट 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम मान सकते हैं कि इस चैप्टर के साथ आपकी जो यूनिट नंबर 8 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ये यूनिट का लास्ट चैप्टर है। ओल्ड सिलेबस के बेस पे बात करें तो ये चैप्टर नंबर आपका 10th रहेगा, जबकि न्यू सिलेबस के बेस पे चैप्टर नंबर 8th है। तो इससे रिलेटेड भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं। 1 मार्क्स के जितने भी आपके जैसे बोर्ड एग्जाम की आप प्रिपरेशन करोगे तो 1 मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ओवरव्यू थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसमें हम माइक्रोब्स के ज़्यादातर एग्जाम्पल देखते हैं और कौन से माइक्रोब्स किस में आते हैं। जैसे कि हमारे यदि बात करें हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं, कुछ घरेलू प्रोडक्ट, उनके अंदर क्या क्या जो बैक्टीरिया है या फिर कोई फंजाई है वो यूज किए जाते हैं किस टाइप के लिए, बेकिंग के लिए जैसे सर किया जाता है यीस्ट, और यीस्ट का भी साइंटिफिक नेम आपको मिलेगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट में किस किस बैक्टीरिया या हमारा फंजाई का रोल होता है। तो ये एग्जाम्पल काफ़ी सारे हैं अपनी बुक के अंदर, वो आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा कुछ हमारे ऑर्गेनिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। इस चैप्टर में मेनली हम यूजफुल एस्पेक्ट पढ़ते हैं माइक्रो के। इससे जो एक प्रीवियस से भी हम बात करें, उससे भी पहले जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें हमने हार्मफुल इफेक्ट हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पढ़े थे। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पे आपको क्या पढ़ने को मिलता है, कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, 3 प्रोडक्ट्स हैं, स्टैटिन से रिलेटेड, और 2 और प्रोडक्ट हैं। जैसे क्वेश्चन देखेंगे तब आपको आइडिया है वो दे दिया जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें, इसमें आपको बायो फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड पढ़ने को मिलता है। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो फर्टिलाइजर्स के रूप में, मतलब जैसे फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, ऐसे ही कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स हम यूज करते हैं। कुछ होते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो कंट्रोल। इसके अलावा ऐसे ही जो बायोगैस प्लांट होता है उसके अंदर किस टाइप से ऑर्गेनिज्म हैं वो यूज किए जाते हैं। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इनके अंदर आपको ज़्यादातर याद रखना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम, और भर के नाम मिलेंगे आपको, जो कि आपसे काफ़ी बार 1 मार्क्स क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में मिलेंगे ही। तो इनसे रिलेटेड तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था इस यूनिट की स्टार्टिंग में, जो हमारी यूनिट नंबर 8 है ना, इसमें से ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, नाम बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, साइंटिफिक नेम इस चैप्टर में आपको अच्छे खासे मिलने वाले हैं, तो उनको आप थोड़ा ट्रिक वगैरह से याद रख सकते हो। और क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे उनकी हम प्रैक्टिस अभी शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंग वाज डेवलप्ड इन लार्जली ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ। तो इंडिया में बड़े लेवल पे जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जाकि ज़्यादा से ज़्यादा गोबर गैस प्लांट है उनको हम यूज कर सकें। खासकर ज़्यादातर जो काफ़ी सारे जो विलेजेज हैं वहाँ पे आपको मिल भी जाते हैं, ये शहरों में भी मिल जाते हैं, लेकिन शहरों में क्या है, जो रॉ मटेरियल है काऊ डंग है वो नहीं मिल पाता इस वजह से। तो इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही है ये भी। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, तो ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं अपने इंडिया में जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करती है, सब्सिडी वगैरह देती है यदि आप प्लांट वगैरह लगाते हो। काफ़ी सारे आपको गाइडलाइंस या फिर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस है वो इस संस्था के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, कहने का मतलब ये है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन और बुक में इससे रिलेटेड डिस्कशन किया भी हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा, और ये साइंटिफिक नाम है, मैंने बताया था काफ़ी सारे आपको साइंटिफिक नेम्स मिलेंगे इस चैप्टर में, और डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसके लिए यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल्स ऑफ प्लांट डिजीज,
तो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज करते हैं हम। और प्लांट डिजीज में मेनली किसके लिए, खासकर जो नीमेटोड्स वगैरह होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है, एक प्रकार के राउंड वॉर्म्स हम बोल सकते हैं, राउंड वॉर्म्स। तो जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं खासकर, तो उनको खत्म करता है ये, एक प्रकार का क्या है, ट्राइकोडर्मा फंगस है। फ्री लिविंग का मतलब ये वैसे तो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, लेकिन इन जड़ों के आसपास रहेगा ना प्लांट के, तो बायो कंट्रोल एजेंट का काम करेगा। लाइक कैटरपिलर्स को तो बीटी कॉटन, एक प्रकार का बैसिलस थोरेंजिसिस नाम का बैक्टीरिया होता है, वो अवॉइड करता है। एंटीबायोटिक्स के लिए तो हम ज़्यादातर एक फंगस है वो यूज करते हैं, पेनिसिलिन। और किलिंग इंसेक्ट, इंसेक्ट को तो किल नहीं करता है, सिंपली किसको हम मान सकते हैं, इंसेक्ट को किल करने वाला तो वही था जो बटरफ्लाई ये कैटरपिलर्स आ गए ना, इंसेक्ट्स में आ जाते हैं। बीटी कॉटन हम पढ़ते भी हैं नाम, और वो बायोटेक्नोलॉजी में भी आता है और यहाँ भी आता है, दोनों जगह उनके एस्पेक्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू एक्टिवेटेड स्लज फ्लोक्स रिड्यूस्ड। तो ये आपको वर्ड हैं कुछ पर्टिकुलर वर्ड, वो याद रखने पड़ेंगे। कहाँ से हैं ये, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आया हुआ क्वेश्चन है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है और एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो केवल फिल्ट्रेशन वगैरह होती है, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। और जबकि मतलब यहाँ पे फिजिकल इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है, फिजिकल इम्प्योरिटीज। जबकि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसी को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, इसके अंदर हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। और शुरुआत में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाएंगे वो तो यूज किए जाएंगे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करके, ऑक्सीजन यूज करके क्या करेंगे, हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, कुछ ऐसा वेस्टेज जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि एक्सक्रीटा वगैरह है, तो उसको क्या करेगा, डिग्रेड करके उसको इनऑर्गेनिक या सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। और जितनी ऑक्सीजन ये यूज करता है उसी को हम बोलते हैं बीओडी। मतलब जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होएगा हमारे पोल्यूटेड वाटर में, उतना ज़्यादा बीओडी उसका ज़्यादा होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, कितनी ऑक्सीजन है वो कंज्यूम करते हैं कौन, हमारे एरोबिक बैक्टीरिया, ताकि ऑर्गेनिक वेस्ट को किस में बदला जा सके, इनऑर्गेनिक या सिंपल सब्सटेंस में। यहाँ पे जब ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और फंगस के साथ कुछ फंजाई वगैरह वो भी ग्रो करते हैं, तो बैक्टीरिया और फंजाई जब दोनों मिल जाते हैं तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनती है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है वो बन जाती है, और इसी को हम बोलते हैं फ्लोक्स। और फ्लोक्स जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं तो इसमें से जो भी वाटर है जितना भी वो साफ हुआ उसको तो रिमूव कर दिया जाता है, और नीचे जो भी बच जाता है उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। और एक्टिवेटेड स्लज को फिर क्या किया जाता है, एक प्रकार का अनएरोबिक बैक्टीरिया से भरा हुआ एक प्रकार का डाइजेस्टर टैंक के अंदर ये एक्टिवेटेड स्लज लेके जाया जाता है, और वहीं बायोगैस वगैरह है वो प्रोड्यूस की जाती है। मतलब इस स्लज को भी यूज कर लिया जाता है और वाटर है वो काफ़ी हद तक प्योर हो जाता है। तो ये स्टेप्स में होती हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्टिवेटेड स्लज के टाइम यदि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को क्या किया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, तो क्या होएगा। तो हमारी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है जो ये क्या थी, यदि ऑक्सीजन की डिमांड को ही हमने कम कर दिया, मतलब कम नहीं, बाहर से सप्लाई ही कम कर दी, तो उससे क्या होएगा, सेंटर ऑफ द फ्लोक्स विल बिकम अनॉक्सिक। सेंटर का मतलब बाहर से तो हो सकता है कि जो फ्लोक्स हैं वो ऑक्सीजन वगैरह ले ले, लेकिन जो इनका सेंटर है ना वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, जिसकी वजह से क्या है, बैक्टीरिया किल होने शुरू हो जाते हैं, काज द डेथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड इवेंचुअली ब्रेक ऑफ द। और ये हमारे फ्लोक्स जो नेटवर्क बना था एक्टिवेटेड स्लज को बनाने के लिए, ये क्या है, आगे नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो प्रोसेस है वो यहीं पे आके रुक जाएगी, मतलब नेटवर्क नहीं बन पाएगा, इसके बाद की जो प्रोसेस है वो अनएरोबिक बैक्टीरिया वाली वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे बिल्कुल किस स्टेप से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और आपको इसका थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया है। माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा ये एक प्रकार का फंगल एसोसिएशन होता है, फंगल एसोसिएशन किसके साथ, विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स जो एडवांस प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स, उनके प्लांट्स की जो रूट्स के अंदर कुछ फंगल एसोसिएशन फंजाई है वो एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, सिम्बायोटिक
एसोसिएशन, और उसी को हम माइकोराइजा बोलते हैं। तो माइकोराइजा के काफ़ी फायदे होते हैं, लेकिन कुछ फायदे नहीं होते, डज नॉट हेल्प। कौन से तरीके से ये फायदा नहीं पहुंचाता? पहली बात तो ये वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद करता है रूट्स की। तो यहाँ पे इंसेक्ट्स, जो कीड़े वगैरह कीट वगैरह होते हैं, उन जब प्लांट को खाते हैं तो वो पत्तों वगैरह को खाते हैं, टहनियों को खाते हैं, लेकिन ये मिलता है जड़ों में। ये मिलेगा आपको जड़ों में, फंगस का एसोसिएशन पढ़ लिया ना हमने, रूट्स में मिलता है। तो ये इंसेक्ट तो सूट सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करता है। हालांकि डज नॉट में हमारा आंसर यही ठीक हो जाता है। इसके अलावा यदि ये फंक्शन याद रखने आपने, क्या एनहेंसिंग इट्स रेजिस्टेंस टू रूट पैथोजेंस, रूट को डैमेज करने वाले या फिर रूट के अंदर डिजीज पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म से बचाता है। इंक्रीजिंग इट्स टॉलरेंस, रूट बताया है ये पानी को एब्जॉर्ब करता है दूर दूर से, मतलब इसका जो नेटवर्क है ना बहुत दूर तक फैल जाता है, और रूट्स को, ये रूट्स के पास पानी को लेके आता रहता है। इसके अलावा ये फॉस्फोरस अपटेक में भी मदद करता है। फॉस्फोरस के जो भी आयंस वगैरह होते हैं, फॉस्फेट के आयंस, उसको भी ये रूट्स के आसपास इकट्ठा करता रहता है ताकि रूट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो ये फंक्शंस 3 जरूर याद रख लेना। ये नहीं कि हमने डायरेक्ट आंसर देख लिया और बस रट लिया आगे बढ़ गए। एमसीक्यू जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, केवल आंसर्स रटने से मतलब नहीं होता, उससे रिलेटेड जब भी आप PYQ भी स्टडी करते हो ना, नीट के या फिर प्रीवियस बोर्ड एग्जाम जो भी CBSE HBSE या RBSE से रिलेटेड, तो आपको प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यही देखना होता है कि बाकी के आंसर्स या फिर बाकी के ऑप्शंस में क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं। क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन आपके इन्हीं में से ऑप्शंस में से कोई ना कोई चेंज करके हो सकता है ये आ जाए कि किस में हेल्प करता है, और वहाँ पे इनमें से कोई एक पॉइंट डायरेक्ट उठा के आपके दे दे। तो हर एक ऑप्शन को आपको क्लियरली पढ़ना पड़ेगा, उससे आपके कई क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स अच्छे से हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन सा नहीं है, नोट पूछा हुआ है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें इन तीनों की, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं केवल, और बैक्टीरिया में यदि इन दोनों की बात करें ये साइनोबैक्टीरिया में आते हैं, साइनोबैक्टीरिया, और ये क्या है सिंपल आपका बैक्टीरिया में आता है। और साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी टाइप के होते हैं, नोस्टोक और एनाबिना, ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जबकि ये भी फ्री लिविंग ही होता है, ये फ्री लिविंग सिंपल बैक्टीरिया रहता है हमारा। और इसके अलावा हम पढ़ते हैं कुछ एसोसिएटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में भी मिलते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस किस के अंदर पाई जाती है? एक तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम, और एक होता है फ्रैंकिया। तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया ना लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर पाया जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट जो दालें वगैरह होती है ना, जिनकी जड़ों में नोड्यूल्स बनते हैं, और खासकर जो प्रोटीन से रिलेटेड रिच डाइट मिलती है जैसे दालों वगैरह में, तो वहाँ पे आपको राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया मिलता है। जबकि फ्रैंकिया नाम का जो बैक्टीरिया है ये भी एसोसिएशन में मिलता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब दोनों का फायदा होना चाहिए यहाँ पे। जैसे हमने इससे पीछे माइकोराइजा भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पढ़ा है, इसके अलावा लाइकन भी पढ़ते हैं हम, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ही होता है। और फ्रैंकिया क्या है? ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में। और जितने भी मैंने एग्जांपल बताए ये सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के ही हैं। अब ये सूडोमोनास क्या करता है ये भी बैक्टीरिया, लेकिन एक प्रकार का ये डिजीज रेजिस्टेंट क्रिएट करता है, डिजीज रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा क्रिएट करता है। कुछ स्पीसीज हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करती हैं, फ्री लिविंग एयर से डायरेक्ट करती हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेज में ये डिजीज रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज है, या फिर बोल सकते हो आप बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करता है, बायो कंट्रोल एजेंट। तो नाइट्रोजन का ज़्यादा रोल तो ये 3 बैक्टीरिया ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, सिट्रिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड कौन कौन से बैक्टीरिया बनाते हैं? तो सिट्रिक एसिड आपको एस्पार जो बैक्टीरिया है, और इस टॉपिक के एडिंग में ये चीज़ें मिलेंगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक एसिड की सिंथेसिस के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया। 3-4 एग्जांपल दिए हुए हैं, वहीं से एग्जांपल उठा। एस्पारगिलस नाम का जो बैक्टीरिया है वो सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है आपको? सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। वैसे तो सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फल होते हैं, मौसमी, नींबू, संतरा वगैरह, उनके अंदर है वो, तो इसके नेचुरल रिसोर्सेज
नेचुरल रिसोर्स या सोर्सेज हम बोल सकते हैं, जबकि जब हमको लैब में इसको प्रिपेयर करना हो तो ये बैक्टीरिया यूज करना पड़ता है। एस्पार्गिलस और एस्पार्गस दोनों में थोड़ा सा फर्क है, देख सकते हो आप, एस्पार्गिलस नाम का बैक्टीरिया रहेगा। नेक्स्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ये एक प्रकार की क्या है, यीस्ट है। यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई होती है। और पूछा है किसके लिए यूज की जाती है ये हमने पढ़ा है कि जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट होते हैं डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, किसमें, बेकिंग में। और बेकिंग में क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक प्रकार का फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन, आटे के साथ मिला के इसको छोड़ दिया जाता है और फर्मेंटेशन करेगा, मतलब अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है ये, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर क्या करता है ये, अल्कोहल की सिंथेसिस तो करता ही है, लेकिन साथ में CO2 की अमाउंट है वो सिक्रीट करता है। और CO2 की वजह से ही हमारा जो डफ है वो स्वेल हो जाता है। स्वेलिंग इन डफ, जो केक वगैरह बनाए जाते हैं, इडली वगैरह, उनमें इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा इसकी एक प्रॉपर्टी अल्कोहल की भी है, तो इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हम अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज करते हैं। तो इनमें से तो यदि अल्कोहल वगैरह आ जाता तो अलग बात थी, लेकिन बेकिंग का ही हमारा ऑप्शन है। इसके अलावा ब्लीचिंग वगैरह या बायोफ्यूल में इसको यूज नहीं करते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा हुआ है कौन सा है, और ये क्वेश्चन भी आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड ही है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो इन MCQ का सीधा सा मतलब हमारा एम यही है कि आपको किन टॉपिक्स पे थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है, वरना उठाने वाला तो क्वेश्चन किसी भी जगह से उठा सकता है, वो तो उसकी चॉइस है, लेकिन आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन तो कर ही सकते हो। एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इज सेटलमेंट टैंक्स ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। एक्टिवेटेड स्लज हमने अभी पढ़ा भी था, उसके अंदर काफ़ी सारे एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि फ्लोक्स बनाते हैं के साथ मिलके, फंजाई के साथ मिलके, ये बात अलग करेक्ट है। फिर भी दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन द एनिमल वेस्ट। बायोगैस हमने पढ़ा था एक्टिवेटेड स्लज का, जब हम क्या करते हैं, डाइजेस्टर टैंक्स होते हैं कुछ, अनएरोबिक डाइजेस्टर टैंक बोलते हैं इनको, अनएरोबिक डाइजेस्टर टैंक, जिनके अंदर कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक्टिवेटेड स्लज से क्या बना लेते हैं, एक प्रकार की बायोगैस वगैरह है वो बनती है। और गोबर गैस प्लांट एक अलग कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे भी ये बायोगैस बनती है जो एक्टिवेटेड स्लज बच जाता है। तो यहाँ जो एरोबिक की जगह पे अनएरोबिक बैक्टीरिया से की जाती है, ये यहाँ पे मिस्टेक की हुई है। उसके बाद बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इन इज प्योर मीथेन, मीथेन नहीं होती, इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह भी होती है, इसके अलावा CO2 भी होती है, और इसके अलावा मीथेन तो होती है ही है, प्योर नहीं होती मीथेन। मीथेन काफ़ी अमाउंट में होती है, ये बोल सकते हैं मीथेन की अच्छी खासी अमाउंट होती है, जिसकी वजह से बायोगैस है एक क्लीन फ्यूल का भी काम करता है, क्योंकि जब ये जलती है ना तो CO2 और H2O ही निकालती है। तो LPG के अंदर भी मीथेन गैस अच्छी खासी अमाउंट में होती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन है वो फर्स्ट ही यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट सेडिमेंट्री या सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज, तो सीवेज ट्रीटमेंट रिलेटेड है, और ये मैंने तो अभी बताया था, डिस्कस कर रहे थे। सेकेंडरी को हम बायोलॉजिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, और प्राइमरी को क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेस। और इसके अंदर बायोलॉजिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम एक तो एरोबिक बैक्टीरिया यूज करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया प्लस इसके अंदर फंजाई भी यूज किए जाते हैं, और ये दोनों मिलके ही फ्लोक्स बनाते हैं। और फ्लोक्स जब नेटवर्क बना लेते हैं, काफ़ी सारे अमाउंट इकट्ठी हो जाती है, उसको बोलते हैं हम, उसको बोलेंगे सिंपली एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड बाय द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो आपसे पूछा हुआ है किस विटामिन का जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB भी इनको बोला जाता है, जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन करते हैं। ये किससे, मिल्क से, मिल्क के अंदर जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। और लैक्टिक एसिड हमारे स्टमक में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है,
स्टमक के अंदर जब लैक्टिक एसिड हो, हालांकि लैक्टिक एसिड का हार्मफुल इफेक्ट हम मसल्स में पड़ते हैं, जिसकी वजह से फटीग हो जाती है, मसल्स में थकान होती है, लेकिन स्टमक में क्या करता है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इसकी अमाउंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करवाता है। इसके अलावा आयरन की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ा देता है। तो यहाँ पे विटामिन बी की बात आपसे बोल रही हुई है, और विटामिन बी में भी B12 कोबालामीन भी इसको बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवाता है। नेक्स्ट, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ, प्राइमरी जिसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट, और किसको रिमूव करता है ये पार्टिकल्स को। स्टेबल पार्टिकल्स मीन्स कुछ ऐसे सेडिमेंटेशन या कुछ बारी चीज़ें हैं वो जब वाटर को छोड़ दी जाती है तो नीचे बैठ जाती हैं। तो स्टेबल मतलब जो कि सेडिमेंटेशन, एक प्रकार का सस्पेंशन, जब हम सॉल्यूशंस पढ़ते हैं सस्पेंशन या सस्पेंडेड पार्टिकल्स को जब हम को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं ना, तो वो नीचे बैठ जाते हैं और उन्हीं को रिमूव करता है। इसके अलावा लार्ज पार्टिकल्स को भी यहाँ पे फिल्ट्रेशन से रिमूव कर दिया जाता है। तो सेडिमेंटेशन प्लस फिल्ट्रेशन ये फिजिकल प्रोसेस होती हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में। टॉक्सिक सब्सटेंस, बैक्टीरिया, डिजोल्ड को तो नहीं रिमूव कर सकता, डिजोल्ड तो वो सॉल्यूशन में ही बनी रहेगी। तो इसके लिए हमारी इम्प्योरिटीज़ क्या होनी चाहिए, बारी होनी चाहिए, सस्पेंशन होना चाहिए, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाएं, उन्हीं को रिमूव कर सकता है। और साथ में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और शेयर कर लेते हैं, जिसमें यदि आपको लेक्चर्स हैं ये पसंद आते हैं तो साथ में इसी टाइप के आपको लेक्चर्स हैं। एक और चैनल है बायोलॉजी बाय दीपक नैन, इस चैनल पे भी आप इसी टाइप का जो बड़ा ही अच्छा कंटेंट है, चैप्टर वाइज जो डिटेल है हर टॉपिक्स की, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। साथ में 9th 10th का आपको वहाँ पे क्या मिल सकता है, कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और किसके रूप में, फ्री PDFs की फॉर्म में। और इसके अलावा 11th एंड 12th क्लास का जो बायोलॉजी सिलेबस है वो भी आपको इसी तरीके से चैप्टर वाइज डिटेल फॉर्मेट में आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो देख लेते हैं। BOD ऑफ द वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, तो BOD का बताया था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको बोलते हैं, और क्या होती है एक प्रकार की वो ऑक्सीजन की अमाउंट जो कि हमारे एरोबिक बैक्टीरिया को चाहिए होती है, किसके लिए, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारे वाटर के अंदर, ऑर्गेनिक वेस्ट उसको इनऑर्गेनिक या फिर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑक्सीजन ज़रूरत होती है इनको एरोबिक बैक्टीरिया को, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के टाइम, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जब हम करते हैं सीवेज का, तो उस टाइम ऑक्सीजन कंजप्शन का लेवल है वो बताता है BOD। और इसी से हम आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें इसमें क्या मिलेगा आपका, पोल्यूशन का लेवल भी बताता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होएगा हमारे वाटर के अंदर उतनी ज़्यादा BOD की अमाउंट ज़्यादा रहेगी। और एक होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और एक होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल, हालांकि दोनों की ही हमारी यदि बात करें हम फुल फॉर्म सेम रहती है, और एक होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल में तो क्या है, इनऑर्गेनिक वेस्ट भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही पूरा डिग्रेड किया जाता है, और बायोलॉजिकल में केवल ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको रिमूव। तो दोनों की चीज़ें आपको मिल जाती है, कई बार बायोकेमिकल भी मिल जाता है, बायोलॉजिकल भी मिल जाता है। तो बायोकेमिकल में तो हर टाइप का वेस्ट, चाहे किसी भी टाइप का वेस्ट हो, वो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, उसके लिए बायोकेमिकल यूज करते हैं बायोकेमिकल। और बायोलॉजिकल किसके लिए, केवल ऑर्गेनिक वेस्ट जो एक्सक्रीटा वगैरह से वेस्ट बना हुआ है ना, रिमूव करने के लिए हम सिंपली ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है एरोबिक बैक्टीरिया यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस्ड, तो यह एक प्रकार का इंडस्ट्रियल यूज आपसे पूछा हुआ है, इंडस्ट्रियल यूज ऑफ माइक्रोब्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको एल्कोहलिक ड्रिंक्स है वो दो प्रकार से तैयार की जाती हैं, विदाउट डिस्टिलेशन और एक होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन तो क्या होती है, प्योर फॉर्म बिल्कुल है वो यूज बनाई जाती है, हम बोल सकते हैं एल्कोहलिक ड्रिंक्स की, अल्कोहल की अमाउंट है ना वो अच्छी खासी रखी जाती है डिस्टिलेशन में। तो
नाइन्थ से या फिर प्रीवियस क्लासेज में हम पढ़ते थे डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कंटेनर में जो हमारा मटेरियल है उसको सेपरेट करने की एक टेक्निक होती है उसके कंपोनेंट्स को, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना वो जल्दी जल्दी उड़ के एक अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन में रह जाता है। तो उसके बाद यदि हम बात करें कि ये जो एक प्रकार के टू लिक्विड्स यदि वो बिल्कुल अच्छे ढंग से डिजोल्व है एक दूसरे के अंदर, उनको रिमूव सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो जो वाइन है एंड बियर है ये विदाउट डिस्टिलेशन तैयार किए जाते हैं, इनके अंदर अल्कोहल की अमाउंट यदि हम बात करें वो कम होती है, लेकिन विस्की, रम और ब्रांड क्या है, इनके अंदर अल्कोहल की अमाउंट है वो अच्छी खासी होती है। तो सिंपली विदाउट डिस्टिलेशन में आपका वाइन आ जाता है। नेक्स्ट, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का, इसमें पूछा है कि किस प्रोसेस में आपका जो CO2 है वो इवोल्व नहीं होता है, डज नॉट, और इसमें हमने देखना है किसके अंदर CO2 की फॉर्मेशन है वो नहीं होगी। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, सिंपल पायरुविक एसिड, ये तो 10th क्लास में भी हम जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के अलग अलग तरीके पढ़ते थे, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड बनता है और ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और पायरुविक भी 3 कार्बन कंपाउंड ही है, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, सिंपली CO2 बनती है और अल्कोहल बनता है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में तो CO2 बनेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी CO2 है वो जरूर बनता है, क्योंकि इसमें पढ़ते हैं C6H12 O6 से CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी वो है वो रिलीज होती है। तो CO2 तो यहाँ भी बनता है, CO2 यहाँ दोनों कंडीशन में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 की फॉर्मेशन नहीं होती है। सेकंड, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का, हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन वेस्ट बॉडी मीन्स, या वेस्ट वाटर या वाटर बॉडीज जो भी हमारे यदि ज़्यादा गंदी हो चुकी हैं या फिर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी हैं, उसके अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो ज़्यादा होती है। अभी ये हमने डिस्कस भी कर लिया। तो वाटर इज पोल्यूटेड, वाटर जितना ज़्यादा पोल्यूटेड होएगा ना उसका BOD है जो BOD वो मैक्सिमम मिलेगा आपको। तो ये भी डायरेक्ट आपका क्वेश्चन ही रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आज हमने चैप्टर 10 ओल्ड सिलेबस के बेस पे इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो डिस्कस किया है। जो आगे के पार्ट्स रहेंगे उसमें हम इसके बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं 16 to 30 एंड 31 to 45 सेपरेट पार्ट्स में आपको डिस्कस करवाए जाएंगे। और इन क्वेश्चंस की इसलिए प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनका आइडिया लग सके, क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं उनकी तरफ आपकी अप्रोच बढ़ सके। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, और साथ में जो चैनल आपको बताया है बायोलॉजी बाय दीपक नैन उसके साथ भी आप कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि वहाँ पे भी आपको रेगुलर अपडेटेड सिलेबस और मैटर है वो आपको रेगुलरली प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे तो केवल हम MCQ सीरीज ही फिलहाल स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में टॉपिक्स हैं वो करवाए जाते हैं। तो वहाँ भी आप कंटिन्यू रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।